एमबी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए भूगोल का मॉडल पेपर सेट ई हम कंप्लीट करेंगे। भूगोल का आपका जो पेपर है वो 5 मार्च के दिन होने वाला है। 5 मार्च के लिए आपको मैं यहाँ पे जो पेपर कंप्लीट करवा रही हूँ पूरा आप कंप्लीट करें। 1 से लेकर 20 प्रश्नों का सोल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के थ्रू दूंगी। तो आज की यह जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। बिना किसी देरी के चलिए पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका प्रश्न इसमें रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवाद में क्या होता है? उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। दूसरा है, रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। अगला आपका रहेगा, प्रशासनिक नगर है। तो जो प्रशासनिक नगर है ये क्या है? नगर दिल्ली में है। कहाँ पे है ये? दिल्ली में है। तो कंप्लीट अच्छे से आप करें और लगातार हम आपको यूट्यूब और ऐप पर वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। तो इसके लिए आपको हम मॉडल पेपर उपलब्ध करा रहे हैं यूट्यूब पर और ऐप पर। और देखिए यूट्यूब के मॉडल पेपर और ऐप के मॉडल पेपर में काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। यदि आप ऐप से मॉडल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं फुल सॉल्यूशन के साथ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, चेक करें किस तरह से सब्सक्रिप्शन लेना है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। आपका यहाँ से चौथा रहेगा, कपास उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है कपास उत्पादन में भारत का। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्षक कारक नहीं है? तो प्रतिकर्षक कारक आपका कौन सा नहीं है? चिकित्सक सुविधाएं। अगला है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे। तो आपका जो पहला है इसका आपका ए नंबर वाला राइट रहेगा। दूसरे का आपका इसमें डी रहेगा। तीसरे का आपका इसमें बी वाला सही रहेगा। चौथे का आपका इसमें फर्स्ट रहेगा। और जो आपका यहाँ से छठा है उसका सी वाला सही रहेगा। और सॉरी, पांचवे का सी हो गया और छठे का आपका बी रहेगा, ये वाला। तो अच्छे से आप कंप्लीट करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से दूसरा आपका जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, वृद्धि जनसंख्या 1.5 से अधिक आयु वाली होती है। तो इसका रहेगा युवा। युवा से अधिक आयु वाली होती है जनसंख्या वृद्धि। अगला है आपका, मानव विकास की अवधारणा 1.5 विद्वान की देन है। तो भूगोल की देन है, ये भूगोल विद्वान की देन है। अगला है, 1970 के दशक में मानवतावादी, आमूलवादी और 1.5 विचारधाराओं का उदय हुआ है। तो व्यवहारवादी किसका हुआ है? व्यवहारवादी का, व्यवहारवादी। अगला है, भोजन एकत्र करना, आखेट करना, वन काटना, पशुचारण आदि 1.5 क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। अगला है, महू 1.5 नगर की श्रेणी में आता है। तो ये छावनी नगर की श्रेणी में आता है। अगला, बिग इच पाइपलाइन के द्वारा 1.5 परिवहन किया जाता है। तो पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है, पेट्रोलियम। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं पहले भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले कंप्लीट कर दिया है सभी को। अगला आपका जो प्रश्न है, सत्यासत्य लिखिए। पहला है, पनामा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से नहीं जोड़ती हैं। तो ये आपका 37 में रहेगा।
दूसरा है गेहूं की कृषि में मानव श्रम अधिक लगता है, तो गेहूं की कृषि में मानव श्रम कम लगता है या सत्य है, क्योंकि मशीनों से कटाई की जाती है। अगला है सूखा संप्रभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुई, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है स्मार्ट सिटी मिशन शहरों के विकास की महत्वपूर्ण योजना है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है देश के कुल चाय उत्पादन में असम राज्य प्रथम स्थान पर है, तो ये आपका क्या रहेगा, सत्य रहेगा। तो ये यहाँ से आप कंप्लीट करें। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा आपका जो प्रश्न है उसमें आपको सही जोड़ी लिखनी है। पहली जोड़ी है भौगोलिक सूचना स्रोत, तो इसकी जोड़ी रहेगी यात्रियों का वितरण। दूसरी है सांस्कृतिक नगर, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी वाराणसी। तीसरी है सर्वाधिक कपास उत्पादन, तो महाराष्ट्र में किया जाता है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश रहेगा। और यूरेशिया, तो इसका रहेगा स्टेपीज। ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डाल लेते हैं। तो पहली जोड़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये वाली दूसरी, तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला आपका प्रश्न इसमें रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है? तो इसका आंसर आपका रहेगा पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग है। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व में दूसरा स्थान है, केवल दूसरा आप लिख दीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है दूसरा स्थान है। तीसरा आपका रहेगा मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। अगला है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला है INDAT का पूरा नाम लिखिए। तो इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? इंडियन नेशनल डिजिटल एटलस है इसका पूरा नाम। तो यहाँ से कंप्लीट करें। अब चलिए मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें।
तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने भर दिया है। पहले का आंसर ये है, दूसरे का ये यहाँ पे, और तीसरे का मैंने यहाँ पे नंबर डाल के लिख दिया है क्योंकि मैंने गलती से चौथे का आंसर तीसरे में भर दिया था। तो मैंने यहाँ पे ये इस तरह से एरो लगा दिया है। ये चौथे का आंसर है, तीसरे का ये यहाँ पे है और पाँचवें का ये यहाँ पे लिखा है। तो अच्छे से कंप्लीट करिए। अब चलिए हम प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, फिर इसका सोल्यूशन भी हम समझेंगे। तो यहाँ से आपका छठा है, नवनिश्चयवाद क्या है लिखिए। विश्व में उच्च जनसंख्या के अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों? नगर के दो प्रकार, खनन कार्य किस क्षेत्र में संबंधित है, और भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्यों के नाम। तो इस तरह से बाकी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आप लें, कंप्लीट अच्छे से करें। यहाँ से आपका 12वां, 13वां, 14वां प्रश्न है, ये यहाँ से कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। ये यहाँ से भी आप अच्छे से कंप्लीट करें। अब चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से आपका 20वां प्रश्न है, कंप्लीट अच्छे से कर लीजिएगा पूरे प्रश्नों को आप। अब चलिए इसका सलूशन समझ लेते हैं। यहाँ से हम छठा प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे ही मैं आपको आंसर समझा दूँ आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। तो नवनिश्चयवाद क्या है लिखिए। तो नवनिश्चयवाद एक आधुनिक भौगोलिक विचारधारा है। क्या है? आधुनिक भूगोल विचारधारा है, जिसके अनुसार मानव और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध होता है। जिसके अनुसार क्या है? मानव और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध होगा। इस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण मानव को कुछ सीमाएं और संभावनाएं प्रदान करता है। क्या करता है? इस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण मानव को कुछ सीमाएं और संभावनाएं प्रदान करता है, परंतु मनुष्य अपने ज्ञान, तकनीक और बुद्धि के माध्यम से इन सीमाओं के भीतर रहते हुए भी अपने जीवन और विकास को दिशा देता है। मनुष्य क्या करता है? अपने ज्ञान से, तकनीक और बुद्धि के माध्यम से इन सीमाओं के भीतर रहते हुए भी क्या करता है? अपने जीवन और विकास की दिशा देता है। इस विचारधारा में मानव को ना तो पूरी तरह पर्यावरण का दास माना गया है और ना ही पर्यावरण से पूर्णतः स्वतंत्र माना है, बल्कि दोनों के संतुलन संबंध पर बल दिया गया है। तो अच्छे से आप कंप्लीट करें इनको। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका अगला प्रश्न रहेगा, विश्व में उच्च जनसंख्या के अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों? तो विश्व में कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक होने के प्रमुख कारण है। पहला, उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु, जिससे कृषि का विकास हुआ है। उपजाऊ मिट्टी है, अनुकूल जलवायु मिलेगी, जिससे क्या हुआ? कृषि में विकास होगा। दूसरा है उद्योगों और रोजगार के अधिक अवसर, जो लोगों को आकर्षित करते हैं। उद्योग और रोजगार के अवसर अधिक रहेंगे, जिससे लोग क्या होंगे? आकर्षित होंगे। तीसरा है परिवहन, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा का विकास, जिससे जीवन स्तर बेहतर होता है। परिवहन भी मिलेगा, संचार है, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, इन सबसे क्या है? विकास, जीवन स्तर बहुत ही बेहतर होता है। तो कंप्लीट अच्छे से आप करें। ये यहाँ से भी आप कंप्लीट करें। चलिए अगला आपका प्रश्न है 7वां, नगर के 2 प्रकार लिखिए। तो नगर को उनके कार्यों के आधार पर विभिन्न प्रकारों में बांटा जाता है, जिनमें से प्रमुख हैं औद्योगिक नगर, जहां उद्योग प्रमुख होते हैं। प्रशासनिक नगर, जहां प्रशासनिक गतिविधियां केंद्रित होती हैं। उद्योग नगर में उद्योग प्रमुख होते हैं और प्रशासनिक नगर में प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र होता है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें। और ग्रामीण बस्ती के लोगों के प्रमुख व्यवसाय लिखिए। तो इसके प्रमुख व्यवसाय है कृषि, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। कृषि क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। पशुपालन, जैसे गाय, भैंस, बकरी पालना। और कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योग, जो अतिरिक्त आय का स्रोत है। तो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से क्या है? कृषि अर्थव्यवस्था चलती है। पशुपालन में गाय, भैंस, बकरियों का पालन किया जाता है। और कुटीर में हस्तशिल्प उद्योग, जो कि अतिरिक्त आय का स्रोत है। अगला है खनन कार्य किस क्षेत्र से संबंधित है? खनन कार्य प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। किससे? प्राथमिक क्षेत्र से, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, लोहा, अयस्क, पेट्रोलियम आदि का प्रत्यक्ष दोहन किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र मानव जीवन का आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो समझ में अच्छे से आपको आया होगा। कंप्लीट आप अच्छे से करें सभी प्रश्नों को।
अब चलिए यहाँ से आप अगला प्रश्न हम समझेंगे। रोपण कृषि किसे कहते हैं? तो रोपण कृषि वह कृषि प्रणाली है जिसमें बड़े बड़े खेतों में एक ही फसल उगाई जाती है। क्या है रोपण कृषि? जिसमें बड़े बड़े खेतों में क्या है, एक ही किस्म की फसल उगाते हैं। इसमें आधुनिक तकनीक और मजदूरों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक तकनीक और मजदूरों के द्वारा इसका प्रयोग होता है। चाय, कॉफी, रबर और गन्ना रोपण कृषि के प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये सब आपने देखा होगा कि जैसे रोपण कृषि में गन्ना हम बोते हैं तो एक ही खेत में बहुत बड़े बड़े खेतों में एक ही किस्म की फसल होती है, तो ये क्या है, रोपण फसल कहलाती है। अगला आपका रहेगा, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्यों के नाम लिखिए। तो पहला है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। क्या है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है महाराष्ट्र। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें। अगला है, भारत के कुछ राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या होने के कोई 2 कारण लिखिए। तो भारत के कुछ राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या होने के प्रमुख कारण है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, जिससे लोग गाँव में रहते हैं। कृषि पर क्या अत्यधिक लोग निर्भर रहेंगे, जिससे लोग क्या है, गाँव में रहते हैं। औद्योगिक और शहरी विकास की कमी, जिससे पलायन कम होता है। औद्योगिक और शहरी विकास की कमी रहेगी, जिससे क्या है, पलायन कम करेंगे। अगला आपका प्रश्न है, संभवतावाद क्या है, लिखिए। तो संभववाद एक भौगोलिक सिद्धांत है जिसके अनुसार मनुष्य पर्यावरण का दास नहीं बल्कि वह अपनी बुद्धि और ज्ञान और तकनीक के माध्यम से क्या करता है, पर्यावरण की सीमाओं के भीतर विकास की संभावनाएं उत्पन्न करता है। तो क्या है, संभववाद एक भौगोलिक सिद्धांत है जिसके अनुसार क्या है, मनुष्य पर्यावरण का दास नहीं है बल्कि अपनी बुद्धि, ज्ञान और तकनीक के माध्यम से पर्यावरण की सीमाओं के भीतर विकास की संभावनाएं उत्पन्न करता है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें। और पर्यावरणीयवाद, नियतिवाद क्या है, लिखिए। तो पर्यावरणीय नियतिवाद के अनुसार मानव जीवन, उसकी संस्कृति और गतिविधियाँ प्राकृतिक पर्यावरण जैसे जलवायु, स्थल रूप और प्राकृतिक संसाधनों द्वारा निर्धारित होती है। पर्यावरणीय नियतिवाद के अनुसार क्या है, मानव जीवन, उसकी संस्कृति और गतिविधियों प्राकृतिक पर्यावरण जैसे जलवायु, स्थल रूप और प्राकृतिक संसाधनों द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ से है व्यापार संतुलन क्या है, लिखिए। किसी देश के निर्यात और आयात के मूल्य के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। किसको? किसी देश के अंदर निर्यात और आयात के मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन कहते हैं। यदि निर्यात अधिक होता है तो अनुकूल और आयात अधिक हो तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन होता है। यदि निर्यात अधिक होगा तो क्या होगा, अनुकूल होगा, और आयात अधिक हो तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहलाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, लिखिए। तो इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे। जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यह देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब क्या है, 2 या 2 से अधिक देश के बीच क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं और यह देशों के आर्थिक विकास में भूमिका निभाता है। अगला आपका प्रश्न है, वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं। तो वर्तमान प्रतिभूमि वह कृषि भूमि होती है जिस पर एक कृषि वर्ष या उससे कम समय के लिए खेती नहीं की जाती है। क्या होता है, जिस पर क्या है, एक कृषि वर्ष या उससे कम समय के लिए खेती नहीं की जाती है। भूमि की उर्वरता बनाए रखने और मिट्टी को पुनः शक्ति देने या जल की कमी के कारण किसान इस भूमि को अस्थायी रूप से खाली छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए मिट्टी को पुनः शक्ति देने या जल की कमी के कारण किसान इस भूमि को अस्थायी रूप से खाली छोड़ देते हैं। अगला आपका है, पुरातन प्रतिभूमि किसे कहते हैं। पुरातन प्रतिभूमि वह भूमि होती है जिस पर 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक खेती नहीं की जाती है। कब तक, 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक खेती नहीं की जाती है। इस प्रकार की भूमि पर लंबे समय तक कृषि ना होने के कारण इसकी उत्पादकता घट जाती है। यदि 2 साल तक हम खेती नहीं करेंगे, कुछ फसल नहीं बोएंगे तो क्या होगा, इसकी उत्पादकता घट जाती है। इसे पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं।
अगला आपका रहेगा ध्वनि प्रदूषण के कोई 4 स्रोतों के नाम लिखिए। तो ध्वनि प्रदूषण के 4 स्रोत के नाम हैं। ध्वनि प्रदूषण वे अवांछनीय एवं कर्कश ध्वनियाँ होती है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर खतरनाक प्रभाव डालती है। इसके प्रमुख स्रोत हैं मोटर वाहन एवं यातायात। क्या है? मोटर वाहन एवं यातायात। मोटर वाहन से भी बहुत ज़्यादा शोर होता है, इसके कारण भी ध्वनि प्रदूषण होता है। दूसरा है औद्योगिक मशीनों व कारखानों। उद्योग और मशीनों में भी क्या है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है जिससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तीसरा है लाउड स्पीकर, डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र। जोर जोर से तेज आवाज़ में क्या है, डीजे बजा रहे हैं, लाउड स्पीकर हो रहा है, तो इससे भी क्या है, ध्वनि प्रदूषण होता है। और निर्माण कार्य एवं ड्रिल मशीनें और रेलगाड़ियाँ एवं हवाई जहाज। तो क्या क्या है? मोटर वाहन एवं यातायात है। दूसरा है औद्योगिक मशीन व कारखाने। तीसरा है लाउड स्पीकर, डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र। और मानव कार्य एवं ड्रिल मशीनें और रेलगाड़ियाँ एवं हवाई जहाज। तो ये सब क्या है, ध्वनि प्रदूषण के कारण हो गए हैं। अगला आपका प्रश्न इसमें रहेगा वायु प्रदूषण से होने वाली 2 बीमारियां लिखिए। तो पहली बीमारी है दमा, दूसरा है ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों का कैंसर और एलर्जी एवं आँखों में जलन। तो ये क्या है, वायु प्रदूषण से होने वाली 2 बीमारियां हैं। कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप सभी प्रश्नों को। अगला आपका प्रश्न रहेगा भारत में निम्न जनसंख्या घनत्व वाले 2 स्थानों के नाम लिखिए। तो लद्दाख, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, चौथा है राजस्थान का थार मरुथल और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो क्या है, लद्दाख है, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, चौथा है राजस्थान का थार मरुस्थल और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो ये हो गए जनसंख्या घनत्व वाले 2 स्थानों के नाम थे, लेकिन यहाँ पे 5 आपको बताए हैं। अगला है प्रवास किसे कहते हैं। तो प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या लोगों का समूह किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से निवास के उद्देश्य से स्थान परिवर्तन करता है। इसके प्रमुख कारण रोजगार, शिक्षा, विवाह और प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तो प्रवास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तो स्थायी रूप से या फिर अस्थायी, यानी कि या तो पूरे समय के लिए या कुछ समय के लिए निवास के उद्देश्य से स्थान छोड़ देता है, स्थान को अदला बदली कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रवास कहते हैं। यह किस कारण से होता है? रोजगार ना मिलने की स्थिति में, शिक्षा ना मिलने की स्थिति में और विवाह और प्राकृतिक आपदाएं की वजह से लोग क्या करते हैं, स्थान को परिवर्तन कर लेते हैं कुछ समय के लिए या फिर हमेशा के लिए, उसे प्रवास कहते हैं। अगला है इंदिरा गांधी नहर का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो इसका सकारात्मक प्रभाव निम्न है। पहला, मरुस्थलीय एवं शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई। क्या हुई? मरुस्थलीय या जो शुष्क क्षेत्र थे उनमें सिंचाई की सुविधा मिल गई। दूसरा, कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल बढ़ा तथा बंजर भूमि उपजाऊ बनी। कृषि योग्य की जो भूमि था उसका क्षेत्रफल बढ़ा है और जो बंजर भूमि थी वो कैसी हो गई, उपजाऊ हो गई। अगला है फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है और बहुफसली कृषि को बढ़ावा मिला है। फसल की उत्पादकता में वृद्धि तो हुई, साथ में जो एक से अधिक फसलें हम बोते थे उसमें भी बढ़ावा मिला है। चौथा है किसानों की आय में वृद्धि हुई तथा कृषि आधारित रोजगार के अवसर बढ़े हैं। किसानों की जो आय है उनमें भी वृद्धि मिली है और कृषि पर आधारित जो रोजगार थे वो भी क्या है, उनके अवसर भी अब बढ़ चुके हैं। तो ये इसके सकारात्मक प्रभाव हुए हैं। अगला आपका प्रश्न रहेगा इसमें, भारत में भू संसाधनों की कोई 3 पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी हैं। तो पहली समस्या है मृदा अपरदन, जल एवं पवन द्वारा उपजाऊ मिट्टी का कटाव होना। क्या हुआ है, मृदा अपरदन से जल एवं पवन द्वारा क्या हो जाएगा, जो मिट्टी की उपजाऊ परत होती है वो कट जाती है। दूसरा है वनों की कटाई, वनों के विनाश से पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न होना। वनों का विनाश हो जाएगा तो पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न होगा। तीसरा है भूमि क्षरण, अत्यधिक कृषि, खनन एवं रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से भूमि की गुणवत्ता में कमी आ जाएगी। अत्यधिक यदि हम खनन करेंगे, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो भूमि की गुणवत्ता में कमी होगी।
चौथा है मरुस्थलीकरण, उपजाऊ भूमि का धीरे धीरे मरुस्थल में परिवर्तित होना। और जल भराव एवं लवणता, अत्यधिक सिंचाई से भूमि में जल भराव एवं लवणता की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो भारत में भू संसाधनों की कोई 3 पर्यावरणीय समस्याएं हमने कंप्लीट कर ली हैं। अच्छे से आप कंप्लीट करिएगा यहाँ से। अब अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिए। अगला है स्वच्छ भारत मिशन के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। पहला है खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना और शौचालय का निर्माण करना। क्या करेंगे? खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करेंगे और शौचालय का निर्माण करेंगे। दूसरा है स्वच्छता एवं साफ सफाई के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना। स्वच्छता एवं सफाई के प्रति क्या है? जन जागरूकता को बढ़ावा देंगे। तीसरा है ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करना। ठोस और तरल जो अपशिष्ट होते हैं उनके प्रबंधन को सुदृढ़ करेंगे। और स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पर्यावरण का निर्माण करना जिससे जन स्वास्थ्य में सुधार हो। तो ये स्वच्छ भारत मिशन के 3 उद्देश्य हो गए हैं। कंप्लीट अच्छे से आप करिएगा सभी प्रश्नों को। अगला आपका प्रश्न रहेगा प्रवास के कोई 3 परिणाम लिखिए। तो इसके 3 परिणाम रहेंगे आपके। पहला है आपका परिणाम रहेगा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवास बढ़ने से नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर यानी कि गांव के लोग शहरों की ओर बढ़ने लगेंगे तो क्या होगा? नगरों की जनसंख्या में तेजी से बढ़ जाएगी। दूसरा है प्रवास के कारण गाँव में श्रम घटना घट जाती है। दूसरा आपका पॉइंट है कि प्रवास के कारण गांव में श्रम शक्ति घट जाती है। प्रवास के कारण क्या होगा? गांव में श्रम शक्ति घट जाती है। तीसरा है आय नए स्रोत विकसित होते हैं तथा जीवन शैली में परिवर्तन आता है। आय के नए स्रोत क्या होंगे? विकसित होते हैं तथा जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन आता है। अगला है विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों के लोगों के मिलने से सांस्कृतिक आदान प्रदान होती है। विभिन्न क्षेत्र और संस्कृतियों के लोगों के मिलने से क्या होगी? सांस्कृतिक का आदान प्रदान होगा। तो यहाँ से कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनको कंप्लीट करें। अब अगला आपका यहाँ से प्रश्न रहेगा भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है? तो भारत के कुछ राज्यों में श्रम सहभागिता अन्य राज्यों की तुलना में अधिक पाई जाती है क्योंकि इन राज्यों में शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत बेहतर होता है। क्यों है? क्योंकि इन राज्यों में शिक्षा का जो स्तर है वो क्या है? बेहतर होता है, जिससे अधिक लोग रोजगार योग्य बनते हैं। जिससे अधिक लोग क्या हो जाएंगे? रोजगार के योग्य बनेंगे। औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के कारण यहाँ रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं। आर्थिक विकास के कारण यहाँ पे क्या होगा? रोजगार के अवसर पर्याप्त उपलब्ध होते हैं। साथ ही महिला शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के बढ़ने से महिलाओं को कार्यबल में भागीदारी भी अधिक होती है। क्या होगा? साथ में जो महिला शिक्षा है और सामाजिक जागरूकता के बढ़ने से महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी भी अधिक होती है और कृषि के अतिरिक्त गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता तथा सरकारी रोजगार योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी श्रम भागीदारी को बढ़ावा देता है। तो ये इस तरह से आपका यहाँ पे ये पूरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से स्क्रीनशॉट आप ले और कंप्लीट इसको कर ले। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय नदियों की कोई 4 विशेषता लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो एक से अधिक देशों की सीमा से होकर बहती हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं ये नदियाँ 2 या 2 से अधिक देशों से होकर प्रवाहित होती हैं। नदियाँ एक से अधिक देशों से 2 या 2 से अधिक देशों से होकर बहेंगी। दूसरा, इनके जल के उपयोग पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए जाते हैं। इनके जल के उपयोग पर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय समझौता किए जाते हैं। तीसरा, ये देश के बीच परिवहन, व्यापार और संपर्क को बढ़ावा देती है। क्या करती हैं? देश के बीच परिवहन को, व्यापार संपर्कों को बढ़ावा देती हैं। चौथा पॉइंट आपका रहेगा कई बार जल विवादों का कारण भी बनता है, इसलिए इनका संयुक्त प्रबंधन आवश्यक होता है। कई बार क्या होगा? जल पर विवाद होते रहते हैं जिसके कारण भी क्या होगा?
जल पर विवाद बनते हैं, इसलिए इनका संयुक्त प्रबंधन आवश्यक होता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय नदियों की 4 विशेषता हो गई है आपकी यहाँ पे। कंप्लीट अच्छे से करिएगा ये यहाँ से। अगला आपका प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत पोषणी विकास को बढ़ावा देने के उपाय लिखिए। तो इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत पोषणी विकास को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाने जाने चाहिए। तो पहला रहेगा जल का संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग। क्या होगा? जल का संतुलन होना चाहिए और विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। नहर के जल का अपव्यय रोककर टपक सिंचाई एवं फव्वारा सिंचाई जैसी आधुनिक जल संचय तकनीकों को अपनाना चाहिए। नहर के जल का अपव्यय रोककर क्या करेंगे? टपक सिंचाई एवं फव्वारा सिंचाई जैसी आधुनिक जल संचय तकनीक को अपनाएंगे। दूसरा है फसल विधिकरण को प्रोत्साहन। अधिक जल वाली फसलों के स्थान पर कम जल की आवश्यकता वाली तथा पोषण युक्त फसलों की खेती को बढ़ावा देना चाहिए। क्या करेंगे? अधिक जल वाली फसलों के स्थान पर कम जल की आवश्यकता, ऐसी फसलों को उगाएं जो कम जल पीती हो, कम जल की आवश्यकता हो, साथ में कैसी हो? पोषण युक्त फसलों की खेती को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा है मृदा संरक्षण एवं उर्वरता सुधार। मृदा क्षरण और लवणता को रोकने हेतु क्या करेंगे? जैविक खाद, हरी खाद तथा फसल चक्र अपनाना चाहिए। चौथा है वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण। नहर क्षेत्र में वृक्षारोपण करके मरुस्थलीकरण को रोकना और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अगला है कृषि आधारित विकास एवं पोषण शिक्षा। किसानों को पोषण संबंधी जागरूकता, आधुनिक कृषि प्रशिक्षण तथा कृषि आधारित उद्योग की सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे प्रश्न कंप्लीट हो गया है 18वां। स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट आप अच्छे से करिएगा सभी प्रश्नों को। अगला आपका यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो आप भी कंप्लीट करिएगा इनको। अब इसका अथवा हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। स्वेज नहर के कोई 3 महत्व लिखिए। स्वेज नहर विश्व की एक महत्वपूर्ण नहर है जिसका महत्व निम्नलिखित है। पहला, स्वेज नहर यूरोप और एशिया के बीच समुद्री मार्ग को अत्यंत छोटा कर देती है, जिससे समय और ईंधन की बचत होती है। स्वेज नहर क्या करती है? यूरोप और एशिया के बीच में जो समुद्र मार्ग है उसको अत्यंत छोटा कर देती है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। दूसरा, यह नहर विश्व व्यापार के लिए एक प्रमुख मार्ग है, जिससे माल का परिवहन तीव्र, सस्ता और सुगम हो जाता है। यह जो नहर है विश्व व्यापार के लिए क्या है? एक प्रमुख मार्ग है, जिससे क्या होगा? माल का परिवहन तीव्र और सस्ता सुगम हो जाता है। तीसरा है मध्य पूर्व से यूरोप अन्य देशों तक कच्चे माल के परिवहन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। क्या है? कच्चे माल के परिवहन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। अगला है स्वेज नहर ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुगठित और प्रभावी बनाया है। स्वेज नहर ने क्या किया है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जो यातायात है उसको सुगठित और प्रभावी बनाया है। तो ये स्वेज नहर का महत्व हो गया है। कंप्लीट अच्छे से करिएगा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें। और आपका जो 19वां है उसमें विश्व के सीमाकार मानचित्र को आपको दर्शाना है। तो कंप्लीट अच्छे से आप सभी प्रश्नों को करें। आज इस वीडियो में मैंने आपको पूरे यहाँ पे 20 प्रश्न अच्छे से कंप्लीट करवाए हैं। सभी का स्क्रीनशॉट भी आपने लिया होगा। तो अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। ऐप का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है तो जल्दी से आप ऐप का सब्सक्रिप्शन लें और स्पेशल PDF भी आपको ऐप पर मिलेगी एग्ज़ाम से एक दिन पहले। तो स्पेशल PDF भी आप प्राप्त करें।